अब देखो यार, जब ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 आया था तब वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था अस्त्रवर्ष। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कई सालों से दो कम्युनिटीज के बीच सीक्रेट वॉर चल रही है। एक ऐसी लड़ाई जो नॉर्मल लोगों की नजरों से छिपी हुई है। इस वर्ल्ड में बहुत सारे अस्त्र पुराने समय से एग्जिस्ट करते हैं। ये अस्त्र हजारों साल पुराने हैं और इनके ओरिजिन प्राचीन देवताओं से जुड़े हुए हैं। ये एक तरह की डिवाइन वेपन्स हैं जो कि हिंदी माइथोलॉजी से इंस्पायर हैं, जैसे जल अस्त्र जो पानी से बनी है और ये कामनेस और कंट्रोल का प्रतीक है। पवन अस्त्र ये हवा का अस्त्र है जो स्पीड और फ्लूइडिटी का प्रतीक है। नंदी अस्त्र ब्रूटल स्ट्रेंथ का प्रतीक जिसे एक शांत और धैर्यवान इंसान चला सकता है। वानर अस्त्र जिसके अंदर एजिलिटी और पावर का कॉम्बिनेशन है। अग्नि अस्त्र जो कि एक फायर का सिंबल है जो फायर को कंट्रोल कर सकता है। और इन सब में से सबसे पावरफुल ब्रह्मास्त्र जिसके अंदर बाकी सारे अस्त्रों की पावर तो है ही, लेकिन इसके पास एक और पावर है जिससे वो पूरी दुनिया को बनाने और मिटा देने की ताकत रखता है। इन अस्त्रों को संभालने के लिए एक एंशिएंट ग्रुप बनाया गया जिन्हें बोला जाता था ब्रह्मांस, जो दुनिया से छिपकर इन अस्त्रों को गलत हाथों में जाने से बचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग जो अस्त्रों को कैरी करते हैं या फिर उनका यूज करते हैं वो मर नहीं सकते। ऑफ कोर्स वो मॉर्टल होते हैं। गुरुजी इस ग्रुप के लीडर हैं जो एक आश्रम में नए वॉरियर्स को ट्रेन करते हैं। शिवा जिसके अंदर छुपी हुई है अग्नि अस्त्र की शक्ति, जिसे ये बात खुद भी पता नहीं है। उसकी सफर तब शुरू होती है जब उसका मुलाकात होता है ईशा से और फिर वो इस अस्त्रवर्ष की दुनिया में खींचा चला जाता है। शिवा को विजन दिख रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जो अस्त्रों को संभालते हैं और उनके खत्म होने की उसे वार्निंग मिलती है। उसका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र से जुड़ा है और उसकी जर्नी उसे ब्रह्मास्त्र तक ले ही जाती है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एक डेंजरस विलन जुनून की जो देव के लिए काम करती है। एक ऐसा पुराना वॉरियर जो कभी ब्रह्मास्त्र के पीछे था क्योंकि उसे उसकी पावर चाहिए थी। हालांकि उसके अंदर पहले से ही अग्नि अस्त्र की पावर थी पर फिर भी वो पावर के ग्रीड में था जिसे ब्रह्मास्त्र को तोड़कर रोका गया। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो कहानी के बीच में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमें शिवा का असली पास्ट के बारे में गुरुजी के द्वारा बताया जाता है। उसकी माँ अमृता एक पावरफुल जल अस्त्र की बैरियर थी। उसके पिता देव एक ऐसा वॉरियर था जिसके पास अग्नि अस्त्र था, लेकिन जब देव ने ब्रह्मास्त्र को अपना बनाने की कोशिश किया तब अमृता ने उसे रोका और उन दोनों के बीच में एक महायुद्ध हुआ जिसमें अमृता ने देव को रोक दिया और ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को अलग अलग छुपा दिया। शिवा उन दोनों का ही बेटा है जो कि आग और पानी के मेल से बना है। फिल्म में हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलती है जो कि है डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर, जो एक सीक्रेट गवर्नमेंट डिवीजन की हेड है। उसका काम है अस्त्रवर्ष को मॉनिटर करना और जुनून जैसे खतरनाक लोगों से इस ज्ञान को बचाना। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये पता चलता है कि देव अभी जिंदा है और एक जगह पे कहीं बंद है। जुनून उसे जगाने के लिए ब्रह्मास्त्र को पाने का ट्राई कर रही थी। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 और 3 को, जिसके अंदर मैंने स्टोरी को फिक्स करने का ट्राई किया है जिससे कि ये अस्त्रवर्ष का सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा। इसी के साथ पार्ट 2 और पार्ट 3 की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, अगर हम अस्त्रवर्ष की मूवी के टाइटल्स को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें एक तरह की माइथोलॉजिकल पैटर्न देखने को मिलती है जो कि इस तरह से है। पार्ट 1 का नाम था शिवा, जो कि हमारे हिंदू हिस्ट्री के त्रिदेवों में से पहले गॉड को रिजेंबल करते हैं, जिसे द डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है और जिसके अंदर थी अग्नि अस्त्र की शक्ति। पार्ट 2 लेकर जा रहा है हमें देव के तरफ, एक ऐसी एंटिटी जो सिर्फ विलन नहीं बल्कि खुद ब्रह्मा का प्रतिनिधि लगता है। और ये फैक्ट इसलिए भी सेंस बनाता है क्योंकि देव को ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति चाहिए। त्रिदेव में से लॉर्ड शिवा हो गए, लॉर्ड ब्रह्मा हो गए, तो लॉजिकली तीसरा हिस्सा बनेगा विष्णु का, यानी द प्रिजर्वर। और यहीं आता है एक नाम जो पहले ही हमारे सामने छोटी सी झलक में दिख चुका है, दैट इज मोहन, जिसका रोल किया था SRK ने। मोहन का मतलब कृष्णा भी होता है जो कि विष्णु के एक अवतार हैं। अच्छा, साइंटिस्ट मोहन भार्गव जिसे दुनिया ने एक ब्रिलियंट माइंड समझा, लेकिन शायद वो एक साइलेंट प्रोटेक्टर था जो अस्त्रों के राज को समझ गया था और जब अस्त्रवर्ष में अंधेरा छाएगा तब वही वापस लौटेगा। और यही होगा मेरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग पार्ट 3 की कहानी। क्या हो अगर जिस इंसान को हमने अस्त्रवर्ष का मार्गदर्शक समझा वही इंसान असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकले। हाँ, बात हो रही है गुरुजी की। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो दिखता तो है एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह, लेकिन उसका असली चेहरा छुपा था अंधेरे में। गुरुजी का ऑब्सेशन था ब्रह्मास्त्र। की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन हथियारों के इरादे को जानने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया है, तुम।
एक ऐसा अस्त्र जिसमें पूरी सृष्टि को बनाने, बिगाड़ने और कंट्रोल करने की ताकत थी। लेकिन वो अकेला नहीं था। जैसा कि हमें ब्रह्मास्त्र की ओरिजिन स्टोरी में दिखाया गया था कि हर युग में कोई एक नॉर्मल इंसान आश्रम में ट्रेनिंग करके शिक्षा पाते हैं और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब गुरुजी के आश्रम में उस वक्त दो लोग आते हैं, देव और अमृता। दोनों ही अपने अपने तरीके से अलग थे। देव एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे अपनी ताकत से मोहब्बत थी, पर वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक भूख थी ब्रह्मास्त्र पर राज करने की। उसके मन में ना तो दया थी ना ही मर्यादा, बस अपने बल से सबको जीत लेने का जुनून। वही दूसरी तरफ थी अमृता, एक शांत स्वभाव की देवी जो अपने अस्त्र को एक जिम्मेदारी समझती थी। आश्रम में दोनों साथ रहने लगे और छोटी छोटी लड़ाई, ट्रेनिंग और कंपटीशन में एक दूसरे के सामने आते रहते थे। गुरुजी के लिए दोनों उनके सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट बन गए थे। एक तरफ देव जिसमें बल था तो दूसरी तरफ अमृता जिसमें समझदारी थी। दोनों को प्यार हो जाता है, पर देव जैसे जैसे गुरुजी से ब्रह्मास्त्र के बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है उसकी ईगो और शक्ति दोनों बढ़ने लगती है। गुरुजी ने अपने सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट देव को अपना साथी बनाया, उसे मैनिपुलेट किया, अपने एम्बिशन को समझाया और उसे ब्रह्मास्त्र के पीछे लगा दिया। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब अमृता जो देव की वाइफ थी और खुद एक महाशक्तिशाली अस्त्रधारी भी थी जिसके पास पावर था जल अस्त्र का, उसने गुरुजी के इरादों को समझ लिया और उसने देव को रोका, उससे युद्ध किया और एक आखिरी संग्राम के बाद देव को हराकर उसे पत्थर में सील कर दिया। लड़ाई के बाद ब्रह्मास्त्र टूट गया और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक टुकड़ा अमृता ले गई, दूसरा मोहन यानी एसआर के ले गया और तीसरा अनीस के हाथों में छुपा दिया गया। अनीस जिसके पास नंदी अस्त्र की पावर थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमृता ने खुद गुरुजी से छिपने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि आश्रम जिसे वो अपना घर समझती थी वहाँ का गुरु अब उसका सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। शायद गुरुजी ने ही अस्त्र वर्ष के सारे स्टूडेंट्स को एक चेस पीस की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो किसी भी तरह से उस डिवाइन पावर को अपना बना सके। अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए गुरुजी ने अपने साथी सरस्वती यानी डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर उसे अमृता की तलाश में भेजा। ऑफ कोर्स उस टाइम पे गुरुजी और सरस्वती यंग रहे होंगे। सरस्वती जो कि हमें पार्ट 1 में एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया था, असल में वो गुरुजी की राइट हैंड थी, यानी कि उसके हर पाप का हिस्सेदार। उसने अमृता का पता लगाया जो कि एक शांत झील के पास छिपी हुई थी। सरस्वती ने अमृता के घर को आग लगा दिया ताकि वो समाप्त हो जाए, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उस टाइम पर अमृता का एक बेटा भी था जो कि उस आग में सरवाइव कर गया था। वो बच्चा था शिवा। जब गुरुजी और सरस्वती को पता चला कि शिवा अभी जिंदा है तब उनका दिल एक नई उम्मीद के साथ भर गया, या कह लो उन्हें एक और चांस दिखाई दिया। शिवा में उसके पिता देव जैसी आग थी, एक ऐसी शक्ति जो अगर वक्त पर जगाई जाए तो ब्रह्मास्त्र को फिर से एक साथ ला सकती है। गुरुजी का प्लान था शिवा को अपने जाल में फंसाओ, उसे आश्रम में शिक्षा के नाम पर बुलाओ, उसकी असली ताकत जगाओ और जब वो समय आए तो उसके जरिए ब्रह्मास्त्र पर कब्जा जमा लो। लेकिन ये सिर्फ शिवा को इस्तेमाल करने की कहानी नहीं थी। गुरुजी और सरस्वती ने अपने 2 बेटियों को भी इस मिशन पे उतारा जो कि ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों की तलाश करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो शिवा के दिल के साथ भी खेल सकते हैं। गुरुजी ने अपनी पहली बेटी जुनून जिसके अंदर थी आंधी जैसी जुनून और अंधेरा, उसे भेजा गया पहले 2 ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के तलाश में। और दूसरी तरफ गुरुजी की दूसरी बेटी जिसका नाम था ईशा, जिसे दुनिया एक मासूम और प्यारी लड़की के रूप में देखती थी, लेकिन असल में वो गुरुजी की ट्रेंड प्लेयर थी। उसका मिशन था शिवा के करीब आना, उसका भरोसा जीतना और उसके दिल के रास्ते उसके पावर को जगाना। ईशा ने शिवा के साथ प्यार का नाटक किया, उसकी दुनिया में रोशनी बनकर आई जहाँ गुरुजी उसकी शक्ति को अनलॉक करने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ जुनून ने भी अपना मिशन पूरा किया। उसने मोहन से ब्रह्मास्त्र का पहला टुकड़ा हासिल किया और अनीस से दूसरा टुकड़ा। जब तीनों टुकड़े इकट्ठे हुए तब देव जो इतने सालों से पत्थर बना हुआ था वो वापस लौटता है। वही देव जिसे सदियों पहले अमृता ने रोका था, लेकिन अब ब्रह्मास्त्र के एकजुट होने की वजह से वो जग गया है। जब देव आज के वक्त में वापस लौटता है तब वो सबसे पहले पहुंचता है आश्रम में, जहां उसका सामना होता है अपने ही खून से। आग से भरे हुए दोनों बाप बेटे एक ब्रह्मास्त्र के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ शस्त्र का नहीं बल्कि संस्कार और सच्चाई की भी थी। शिवा अपनी माँ की विरासत और अपने पिता के पाप के बीच उलझा हुआ है, पर जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है। अंत में देव हार जाता है और गुरुजी गुस्से में आकर शिवा को आदेश देते हैं कि अपने पिता को मार दो, लेकिन शिवा एक बेटा नहीं एक इंसान है। वो तलवार से नहीं इंसानियत से जीतने आया था। जब देव और शिवा आपस में समझदारी से बात करके एक दूसरे को गले लगाते हैं तब गुरुजी का असली रंग खुल के सामने आता है। उसका प्लान बर्बाद हो गया था, इसीलिए वो अब अपने सबसे खास
मौर्य को एक्टिव करता है। ईशा, जिसे शिवा अपना सब कुछ समझता था, वो बन जाती है उसकी मौत की वजह। ईशा अपने पिता के हुक्म पर शिवा पर वार करती है। शिवा, जो कि अभी अभी एक महाशक्तिशाली इंसान देव को हरा चुका है, उसके लिए ईशा को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपने प्यार को इस तरह से रंग बदलते हुए देख शिवा चौंक जाता है और ईशा उसे एक गहरी घाटी में नीचे ढकेल देती है। देव अपने पिता को बचाने के लिए उस घाटी में कूद जाता है और दोनों के गिरते ही ये समझ लिया गया था ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन फिर आता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब मोहन भार्गव, हाँ वही साइंटिस्ट जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे, वो जिंदा दिखाई देता है। वो दोनों देव और शिवा को बचा लेता है और तीनों त्रिदेवों के असेंबल के साथ यहाँ खत्म होता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 की कहानी शुरू होती है एक ऐसे कैरेक्टर से जिसे हम सबने स्वदेश के मोहन भार्गव के रूप में पहचाना था। एक ऐसा साइंटिस्ट जो नासा छोड़कर अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने आया था। लेकिन ये दुनिया सिर्फ रॉकेट साइंस तक सीमित नहीं थी। मोहन एक ऐसा रक्षक था जिसे विष्णु के अवतार के रूप में समझा जाता है। जब गुरुजी ने देव को अपना राइट हैंड बनाया तब मोहन और अरिंश ने अपने अपने टुकड़े लेकर छुप गए थे। पर शिवा और देव के गिरने के बाद मोहन वापस आता है, खुद को जिंदा साबित करता है। और वैसे भी हमें पार्ट 1 में एसआरके का पूरी तरह से समाप्त होने वाला सीन नहीं दिखाया गया था और उसने ये बोला भी था कि वो हार नहीं माना है और वो वापस आएगा। इस तरह से पार्ट 3 के स्टार्टिंग में ही तीनों लोग असेंबल होते हैं। अब कहानी लिखी जा रही थी त्रिदेव की मिलन की, जो देव एज ब्रह्मा, मोहन एज विष्णु एंड शिवा एज महेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों एक हो जाते हैं एक ही मिशन के लिए। वही उनके ओपोनेंट में गुरुजी और सरस्वती, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को अपना हथियार बना लिया है। नाउ इट इज मेक सेंस क्योंकि अब विलन भी पावरफुल हो गए हैं। ऊपर से ब्रह्मास्त्र के शक्ति से गुरुजी ने जुनून को भी वापस जिंदा कर दिया है और ईशा तो पहले से ही उनके टीम में थी। और क्योंकि ब्रह्मास्त्र से सारे अस्त्र वर्ष की अस्त्रें जुड़ी हुई है, इसी वजह से उन अस्त्रों को ऑन करने वाले लोग भी गुरुजी के टीम में आ जाते हैं। पर देव, शिवा और मोहन इससे बचे हुए हैं क्योंकि तीनों ने अपने शक्तियों को आपस में जोड़कर रखा हुआ है, जिसमें देव और मोहन तो वानर अस्त्र और अग्नि अस्त्र को यूज करने वाले हैं। इसलिए शिवा अपनी पावर से गुरुजी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा। तीनों लोगों का सबसे पहला टास्क ये था कि जितने भी लोग ब्रह्मास्त्र की पावर और गुरुजी की इविल सोच से प्रभावित हुए हैं उनको ठीक किया जाए। इसके बाद फाइनल बैटल होती है गुरुजी और देव की। दोनों को एक दूसरे के लिए रेस है क्योंकि गुरुजी ने हमेशा को देव को पावर पाने के लिए नेगेटिव शिक्षा दिया। ऊपर से उन्होंने उसकी वाइफ अमृता को भी उससे छीन लिया। मोहन अपने वानर अस्त्र की पावर से इधर उधर बचते हुए सारे ब्रह्मांड को ठीक करने का ट्राई कर रहा है। शिवा और ईशा एक बार फिर से एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन इस बार वो एक दूसरे के ओपोनेंट थे। ईशा का साथ देने के लिए जुनून और सरस्वती भी उनके साथ आते हैं। तीनों के आंखों में हम गुरुजी के द्वारा हुए मैनिपुलेशन के इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे सभी लोगों का एक बहुत ही अच्छा बैटल सीन दिखाया जाता है। बीच बीच में शिवा को अपनी माँ अमृता के ग्लिम्स आते हैं जिसमें वो शिवा को बताती है कि अग्नि के पावर के साथ साथ तुम्हारे अंदर प्यार की भी पावर है, जिससे तुम किसी भी लड़ाई को बिना हथियार से जीत सकते हो। शिवा अपने प्यार की ताकत का यूज करके ईशा को ठीक करने का ट्राई करता है क्योंकि ईशा के लिए शायद वो सारे मोमेंट नाटक होंगे, पर शिवा तो सच में उससे प्यार करता है। शिवा किसी तरह से ईशा और बाकी लोगों को ठीक करने का ट्राई करता है। वही मोहन अभी भी एक एक करके सारे अस्त्रों से लड़ रहा है। लड़ाई के बीच में देव और गुरुजी की फाइट एकदम पीक पर चल रही है। देव अपने पावर्स का यूज करके ब्रह्मास्त्र का कनेक्शन जो कि गुरुजी के इविल सोच के साथ जुड़ा हुआ है उसे तोड़ देता है, जिसके बाद गुरुजी गुस्से में आकर पूरे ब्रह्मास्त्र की शक्ति को अपने अंदर समाने की कोशिश करने लगता है। देव, शिवा और मोहन भी साथ में अपने पावर का यूज करके ब्रह्मास्त्र की पावर को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। तो अब इस तरह से गुरुजी की पावर, तीनों त्रिदेवों की पावर और ब्रह्मास्त्र के खुद के पावर आपस में टकराते हैं, जिसे मोहन एज अ साइंटिस्ट सबको बताता है कि इसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और जल्दी ही इसे रोका नहीं गया तो पूरी पृथ्वी धूल के कण में बदल सकती है। तीनों मिलकर अपने पावर से गुरुजी की इविल पावर के चक्रव्यूह को तोड़ने का ट्राई करते हैं और जैसे ही वो इविल पावर खत्म होती है, सारे अस्त्रों को ऑन करने वाले ब्रह्मांड एकजुट होते हैं। शिवा ये प्लान बनाता है कि सिर्फ हम 3 मिलकर इस इमर्सिव शक्ति से नहीं निपट सकते हैं। वो सारे ब्रह्मांडों को पावर डिवाइड करने को बोलता है और काम शुरू करता है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र की पावर को गुरुजी की तरफ डाइवर्ट करता है, जिससे गुरुजी अपने अंदर इतने ज्यादा पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिनिश हो जाते हैं। बेसिकली जिस पावर को पाने के लिए उन्होंने इतने सालों तक ट्राई किया, वही पावर उनकी मौत का कारण बनी। अब ब्रह्मास्त्र की पावर को धीरे धीरे देव, शिवा और मोहन और बाकी सारे अस्त्रधारी लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे। जुनून, ईशा और सरस्वती भी उनका साथ दे रही थी क्योंकि गुरुजी के मरते ही वो लोग उसके
इन्फ्लुएंस से बाहर निकल चुके थे। सारे मिलकर ब्रह्मास्त्र को रोकने का ट्राई करते हैं। सभी ब्रह्मांस अपने कैपेसिटी से भी ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करते हैं। त्रिदेव भी अपना पूरा जान लगाते हैं। धीरे धीरे करके लोग पीछे हटते जा रहे थे। वही दूसरी तरफ दुनिया का डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका था। पृथ्वी धीरे धीरे अपने कई जगह से धूल के कण में बदल रही थी और इस तरह से उस बैटलफील्ड पर अब दो लोग बचे होते हैं, शिवा और ईसा। हर तरफ से हारे हुए, थके हुए, लेकिन एक दूसरे के आंखों में उम्मीद की चिंगारी लेकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें याद आता है उनका प्यार, उनके बीच का पल, और सोचते हैं कि अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे। आंसू भरी आंखों से दोनों पास आते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं कुछ अजीब होता है। एक डिवाइन रोशनी उन दोनों के चारों तरफ फैल जाती है और तब पहली बार ईशा के अंदर छुपी हुई शक्ति जगती है, जो कि थी गॉडेस पार्वती की डिवाइन एस्ट्रल एनर्जी। शिवा और ईशा दोनों के अस्त्र एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और उनकी ताकत मिलकर बन जाती है एक अनोखी और अद्भुत फॉर्म, जिसे कहा जाता है अर्धनारीश्वर। दोस्तों, अर्धनारीश्वर एक ऐसा रूप है जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ एक ही शरीर में दो हिस्सों में होते हैं, आधा पुरुष और आधा स्त्री। इस रूप का मतलब होता है कि जब पुरुष और स्त्री दोनों की शक्तियाँ एक हो जाती है तब एक अनोखी और बहुत ही जबरदस्त ताकत का जन्म होता है। अर्धनारीश्वर में शिवा की शांति और विनाश की ताकत होती है और पार्वती की सृजन की शक्ति और ममता होती है। एक तरफ तांडव है तो दूसरी तरफ करुणा, और ये शक्ति न सिर्फ सबसे पावरफुल होती है बल्कि संपूर्ण भी होती है, जिसके चलते ब्रह्मास्त्र की डिस्ट्रक्टिव पावर शांत होती है और चीजें नॉर्मल होती है। अपने अर्धनारीश्वर को अनलॉक और ब्रह्मास्त्र को इतने क्लोजली फेस करने के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रह्मांस के लिस्ट में शिवा और ईसा का नाम आता है। बाकी सारे लोग जिन्होंने कुछ टाइम तक ब्रह्मास्त्र की पावर को एब्जॉर्ब किया, जिसके वजह से अब उनके अंदर भी ब्रह्मास्त्र के थोड़े बहुत पावर्स हैं। फिलहाल के लिए सिचुएशन कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक हो चुका है। शिवा और ईसा अपने पावर को दुनिया से छिपाकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। देव उस आश्रम को फिर से रिबिल्ड करता है, पुराने और नए लोगों के साथ ब्रह्मांसों को ट्रेनिंग देने का काम स्टार्ट करता है, जहां जुनून और सरस्वती भी उनका साथ देती है। मोहन फिर से अपने नए पहचान के साथ इन्वेंशन और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने जर्नी पर निकल पड़ता है, और इस तरह से एक टिपिकल बॉलीवुड की एंडिंग की तरह हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और पार्ट 3 का एक फैन मेड कहानी, जिसमें मैंने पूरे अस्त्र वर्ष की पजल को जोड़कर एक लॉजिकल, इमोशनल और माइथोलॉजिकल जर्नी बनाने की कोशिश की है। आपको मेरी ये थ्योरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कुछ और भी नई थ्योरीज हैं तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सारे हिंदू गॉड्स को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह समझने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड और जुरासिक रीबर्थ की सारी स्टोरीज जानने के लिए इस वीडियो पर